मंच पे विराजमान माननीय संघ चालक चंडीगढ़ महानगर विपिन वासुदेवा जी, चंडीगढ़ महानगर कार्यवाह दीपक बत्रा जी और समस्त साथीगण, जब आज के कार्यक्रम के लिए ये तय होना था कि किस विषय के ऊपर हम लोग बात करें, तो कई सारे विषयों के अंदर मुझे लगा जो चीज़ हमारे दिल के करीब है, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र चरित्र। हम लोग जब अगर चरित्र की बात करते हैं और अगर डिक्शनरी को उठाकर देखें तो कई सारे शब्द सिनोनिमस मिलते हैं हम लोगों को। और सिनोनिमस का मतलब चरित्र की बात करते हैं, करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मीनिंग उठा के देखो तो वहाँ पे मिलेगा कि चरित्र का मतलब है आपका करेक्टर कैसा है। और जब करेक्टर को उठाते हैं तो उसमें मिलता है कि करेक्टर तो ठीक है, आपके करेक्टर के अंदर करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। और जब उससे भी आगे बढ़ जाओ तो हिंदी में एक शब्द मिलता है जिसको हम बोलते हैं विश्लेषण क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर उसको जोड़ दें तो चरित्र में एक व्यक्ति का कंप्लीट करेक्टर, और जब हम लोग करेक्टर की बात कर रहे हैं मतलब सब कुछ, वो कैसे बात करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह से वो सोचता है और सोचने के बाद उसको क्रियान्वयन किस तरह से करता है, उसका कंडक्ट कैसा है, किस कस्टम्स के साथ मिलकर जो भी उसके हाव भाव हैं वो मिले हुए हैं। अर्थात चरित्र, करेक्टर, करेक्टरिस्टिक, विश्लेषण, सब चीजें मिलते जुलती। और हम सब लोग जानते हैं अगर व्यक्तिगत चरित्र की बात करते हैं और राष्ट्र चरित्र की बात करते हैं तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू, दोनों को अलग करके नहीं हम लोग देख सकते। समूह, हम सब लोग बैठे हुए हैं, किसी बाहर वाले से बात करेंगे तो कहेगा कि यार ये जो लोग अंदर बैठे हैं इनका एक खास किस्म का चरित्र है। हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हम लोग स्टेट्स की बात करेंगे, लेकिन बना तो ऑफ कोर्स जितने हम लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उनको जोड़ा गया और जोड़ के राष्ट्र बना, और जो इंडिविजुअल्स का करेक्टरिस्टिक है, चरित्र है, वो राष्ट्र का चरित्र बन गया। इसीलिए दोनों को अलग नहीं देखते। हम लोग हिस्ट्री में जब जाते हैं, लक्ष्मण दास का नाम हम लोगों ने सुना है। कहीं कहीं देखेंगे तो वहाँ लक्ष्मण देव भी कहा जाता है। और लक्ष्मण दास 1670 से लेके 1716 तक रहे, और जब सन्यासी बनने लगे तो उनको नाम दिया गया माधोदास बैरागी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी का जब संपर्क उनसे हुआ तो उनको नाम दिया गया गुरबख्श सिंह। और हम सब लोग उनको जानते हैं बंदा सिंह बहादुर के नाम से। और जब बंदा सिंह बहादुर को उस मुगल काल के अंदर पकड़कर दिल्ली लाल किले लाया जा रहा था, आप जानते हैं 700 बैलगाड़ियां, कहते हैं 700 बैलगाड़ियों के अंदर सिखों के कटे हुए सर रखे हुए थे, लोगों को भयभीत करने के लिए कि जहां जहां से वो बैलगाड़ियां निकलेंगी लोग देखेंगे और भयभीत होंगे। और 700 प्लस
सिखों को बंदी बनाकर बंदा सिंह बहादुर जी के साथ लाया जा रहा था। और कहते हैं जो शूल होता है, शूल के सबसे ऊपर सिखों के कटे हुए सिर इस तरह से टांगे हुए थे। वो दिखाया जाता था, वो दिखाया जाता था किस तरह से कत्लेआम किया जा सकता है। और फिर उनको लाल किले के अंदर ले आए, बेड़ियां बांध दी गईं, पिंजरे, लोहे के पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। 7 दिन लगातार, 7 दिन हर रोज 100 सिखों को उनके धड़ से उनका सर अलग कर दिया जाता था। और इतनी यातनाओं के बाद बंदा सिंह बहादुर, उनको कहा गया कि भाई इस्लाम कबूल करिए, नहीं माने। 4 साल का छोटा सा बच्चा उनका, केवल 4 साल। हम समझ सकते हैं 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, उसके दिल में से कहते हैं गुर्दा बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को पहले बंदा सिंह बहादुर को कहा गया कि अपने बच्चे को अपने सामने मारो, जब नहीं मारा तो उसका गुर्दा बाहर निकाल लिया गया और बंदा सिंह बहादुर के मुंह में जबरदस्ती डाला गया कि इसको खाओ। वो यातनाएं, इस्लाम कबूल करिए। जब वो भी नहीं हुआ तो हम सब लोग जानते हैं उसके बाद उनकी चमड़ी उनके शरीर से निकाल ली गई, उनकी आंखें बाहर खींच ली गईं और अल्टीमेटली उनको मौत के घाट उतार दिया कि जी इस्लाम कबूल करिए। लेकिन निर्भीकता, निडरता, वो साहस, वो करेज, वो वेलर किसके लिए? अपने लिए होता तो वो शायद कब के मान गए होते। वो जो निर्भीकता थी उनके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, उनके चरित्र में, और वही निर्भीकता बिल्कुल वैसी दिखी जब जब उन्होंने जितनी देर वहां पे एक तरह से शासन किया। ये चरित्र है। तो हमारा चरित्र रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम लोग कहां पर हैं। वो बिल्कुल, अगर हम लोग चाहेंगे भी तब भी उसको रोक नहीं पाते। वो रिफ्लेक्शन उसकी आनी है। और जैसा राष्ट्र या जैसा सूबा या जैसा स्टेट, वो वैसा जैसे वहां के लोग। और इसीलिए मैं ना, वो मेरे ख्याल है जब वो अभी गीत बोला जा रहा था तो एक की दब गई थी और अगला आपने स्लाइड शायद जब देखी, संघ की दृष्टि में चरित्र। तो ये जितनी हम लोग बात कर रहे हैं कि जी साहस, निडरता, किस तरह से हम लोग बोलते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, किस तरह का इंसान होना चाहिए, उस तरह के इंसान को संघ निर्मित करता है। इसीलिए संघ में तो बड़ा क्लियर कट कहा जाता है ना कि संघ क्या करता है? व्यक्ति निर्माण करता है। और वो व्यक्ति निर्माण, हम सब लोग मैक्सिमम टीचर्स बैठे हुए हैं, व्यक्ति निर्माण, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग जब टीचर्स बैठे हुए हैं उधर से व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। एक डायरेक्टर होते थे, अब तो रहे नहीं, मुझे लगता है हम में से कईयों ने नाम सुना होगा, ML आनंद जी होते थे, हमारे सेनेट के मेंबर भी रहे। वो कहते होते थे एक टीचर 35 जनरेशन बनाता है अगर वो 35 साल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल कहीं भी पढ़ा रहा है, और वही टीचर 35 जनरेशन्स को बिगाड़ सकता है।
तो व्यक्ति निर्माण की जब हम लोग बात कर रहे हैं संघ की दृष्टि में, और ऊपर से हम लोग टीचर्स हैं, तो व्यक्ति निर्माण किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का हम लोग कर सकते हैं, वो मुझे लगता है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अभी पीछे हाल ही में हमने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब वो 3-4 दिन चंडीगढ़ के अंदर भी ब्लैकआउट और इस तरह की चीज़ें हुई, तो हम सब ने टीवी ऑन किए, छोटे मोटे काम किए और घर पे देखा कि क्या है। तब बैठे बैठे ये सोचते थे कि यार वो तो ठीक है, अब वहाँ पे जो भी युद्ध जैसी स्थिति हो गई है हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, जो भी चला हुआ है, हम लोग घर बैठे हैं, ये क्या बात हुई? मतलब वहाँ तो लोग हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, वहाँ तो इतना कुछ हो रहा है, और हम लोग घर बैठे हैं, ये बात ना हुई। और तब संघ जो है वो अपना काम कर रहा था, और तब और भी अच्छा लगा जब हमारे पास भी फोन आया कि नहीं जी साहब, इस नगर में जाकर आने वाले समय की हमारी तैयारी क्या है उसका जायजा लीजिए। फिर लगा कि शायद हाँ अब कुछ कर रहे हैं। और वो जायजा क्या कि अगर दिक्कत आती है तो किस तरह से मेडिकल सपोर्ट मिलेगी, अगर दिक्कत आती है तो किस तरह से बंकर, एक कोई कम्युनिटी बंकर बनाए जा सकते हैं, अगर दिक्कत आती है तो किस तरह से डॉक्टर्स अरेंज होंगे, लोगों का खाना किस तरह से अरेंज होगा, ये ब्लैकआउट जो किए जा रहे हैं ये कौन करेगा, कैसे करवाएंगे, ये जो सड़कों के ऊपर ब्लैकआउट होने के बाद भी लाइट्स के साथ गाड़ियां दौड़ती हैं, कौन इनका ध्यान रखेगा, वगैरह वगैरह। अर्थात हम लोग जब व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई एक आपदा है, उस आपदा के अंदर हम लोग बैठे रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण जिसको हमने कहा व्यक्तिगत चरित्र, वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह उसको डेवलप करना है, वो मुझे लग रहा है कि संघ शायद 100 साल पहले इस चीज को समझता था कि आने वाले समय की रिक्वायरमेंट किस तरह की है। और एक एक कार्य हम सब ने देखा है, जिस तरह से गीत होता है, जिस तरह से सुभाषित होता है, जिस तरह से हर बात की जाती है, बड़ी अजीब बात है पर सही है। कहते हैं अमेरिका में ऐसा माना जाता है, वो कहते हैं कि एक कंपनी के अंदर मान लीजिए कॉरिडोर है, और कॉरिडोर में से सामने 3 लोग आ रहे हैं, तो कोई मार्केटिंग से, कोई फाइनेंस से, कोई एचआर से, और दूर से देख के पहचान जाते हैं कौन सा आदमी मार्केटिंग का होगा, कौन सा फाइनेंस का और कौन सा एचआर का होगा। क्यों? जिस तरह से वो बोलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं या चलते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है। ठीक वैसे ही कहते हैं लोग बाहर खड़े हुए अंदाजा लगा लेते हैं कि अंदर अगर कोई बैठक चल रही है तो किसकी बैठक है, वो अंदाजा लगा लेते हैं संघ की बैठक होगी। जिस तरह का डिसिप्लिन, जिस तरह से एक एक चीज मूव होती है। मुझे याद है कि एक कार्यक्रम हुआ आईसीएसएसआर पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर, कई साल पुरानी बात कर रहा हूं, और उस कार्यक्रम के अंदर जब बातचीत चल रही थी तो वहाँ स्टेज से कहा गया, संघ का कार्यक्रम था, कि देखिए जितने लोग काम करते हैं, हमारे घर में काम करने वाले आते हैं, सब बराबर हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब कोई त्यौहार होता है मान लीजिए, तो उनको अगर कोई गिफ्ट या कुछ देने के बजाय उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, उनको एक बराबरी का एहसास दिलवाइए। उस कार्यक्रम में कुछ लोग आए हुए थे, कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बात कमाल हो गई। हमने पूछा क्या हुआ? कहते ये आपके कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े लोग आए थे, पर कमाल ये है कि सारे के सारे सामने बैठे हुए थे। वो बड़े बड़े जितने लोग आते थे वो भी कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है तो स्टेज पे बिठा दिया, सब बराबर।
अपनी एक रचना है, उस रचना के हिसाब से शाखा में मुख्य शिक्षक सबसे बड़ा है। वो जो चरित्र निर्माण रोज रोज शाखा के अंदर आने से या शाखा या संघ के कार्यक्रमों से वो जो चरित्र निर्माण हो रहा है, वो आने वाले समय की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही। एक समय था जब निडरता चाहिए थी। हमने देखा गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे वो शहीद हो गए, बाकी 2 उनको दीवारों में चिनवा दिया गया। छोटे छोटे 6 साल और 9 साल, 6 साल के बच्चे को क्या पता होता है, उसको कहा जा रहा है कि इस्लाम कबूल करिए, और 9 साल का बच्चा, लेकिन वो डगमगाते नहीं है। कहां से ये सब चीजें आई, किस तरह से आई? कुछ तो है जो हमारे पूर्वजों से आगे तक चलता आ रहा है। अदरवाइज 6 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा इस सबसे, जिसे कहते हैं, विकट स्थिति के अंदर, और इस तरह से रिएक्ट करना जो शायद मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान में लोग सोच सकते हैं, इस देश के बाहर शायद इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो निर्माण। और जब हम लोग चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, जब ये कहा जाता है ना कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं, वो कहते हैं आपका फिजिकल और मेंटल दोनों मेकअप, फिजिकल मेकअप भी और मेंटल मेकअप भी, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके चरित्र के लिए। मेंटल तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपके चरित्र में रिफ्लेक्ट होनी है, और इसीलिए उस सोच को किस दिशा में आगे बढ़ाना है वो संघ अपना काम करता है। और चरित्र निर्माण, इसीलिए जो लोग यहां से या संघ से जुड़े हुए हैं, उनकी जो विश्लेषण हमने शुरू में बात की थी, वो कुछ खास ही विशेषता है। आप यकीन मानिए, एक पुरानी बात तो वैसे ही याद आ गई कि कोई स्टूडेंट, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट एक दिन आ गया कि सर बहुत बुरा हो गया, फलां टीचर ने फेल कर दिया इंटरनल्स के अंदर। अब इंटरनल्स के अंदर फेल कर दिया तो मैंने कहा अब हल? कहते सर वो तो चलो ठीक है, मेरा साल खराब हो गया, इंटरनल में फेल मतलब अगले साल अब पेपर देने पड़ेंगे। तो बात करते करते उसने एक चीज कही, और मतलब आज भी मुझे लगता है कि कितनी कमाल का सेंटेंस उसने उस समय यूज किया कि सर मुझे लगता है शायद जानबूझ के किया गया, लेकिन शायद मुझे सिखाने के लिए किया गया, पर एक बात है, उन्होंने सर मुझे बहुत जोर की हिट किया है, लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती। मान लीजिए किसी को हिट करना है, आप सामने से हिट करते हैं, आपके यहां जोर की मान लीजिए लगी और आप पीछे जाके गिरते हैं, हिट तो आपने किया, दूसरे को चोट भी लगी। लेकिन अगर यही हिट आप पीछे से करेंगे, आपके चोट लगी पर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा हिट क्यों नहीं किया? अगर हिट ही करना था, पीछे से हिट करते, हम लोग आगे बढ़ते। अब ये जो, जब हम कहते हैं कि निर्माण स्टूडेंट्स का, व्यक्तियों का, 35 जनरेशन्स का, हर साल जनरेशन बदलती है, छोटी छोटी चीज हमें बनाती है या बिगाड़ती है। छोटी छोटी चीज। बच्चे ने एडमिशन ले लिया एमए इंग्लिश के अंदर, यूनिवर्सिटी में, किसी, हमारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, किसी गांव से आया था, एमए इंग्लिश के अंदर एडमिशन ले लिया। हमारी, खासतौर पे मैम सामने बैठे हैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, इंग्लिश के बैठे हुए हैं। तो बच्चा नया नया गांव से आया हुआ था, तो किसी ने समझा दिया कि भैया सबसे बड़ा ऑफिसर जो आईएएस होता है। अब उस बच्चे के मन में भी आ गया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है।
अब कैसे बनना पता नहीं है, तो क्या करें? अच्छा ऐसा करो, उससे पूछो, उससे। फिर किसी ने कहा यार एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उनके पास जाइए, वो हमें लगता है ठीक से बता देंगे कि क्या करना चाहिए तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। वो कहते हैं दोपहर का टाइम हो गया, सर को ढूंढा मिले नहीं, तो किसी ने कहा घर चले जाओ। 2:30 बजे का टाइम था, घर चला गया। घर गया तो सर तो खाना खा के रेस्ट कर रहे थे। बेल मार दी, कोई नहीं आया। दोबारा बेल मार दी। जब दोबारा बेल मारी तो सर बाहर निकलते हैं। हाँ बोलो। कहना सर मैं आपका फलां क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा तो सर एक्चुअली मैं ना आईएएस बनना चाहता हूँ, तो मुझे कहा कि आपसे बात करेंगे तो आप ठीक से बता देंगे कि आईएएस कैसे बना जाता है। तू आईएएस नहीं बन सकता। जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि दोपहर के 2:30 बजे घर में आकर बेल बजाकर सर को नहीं जगाया जाता, वो आदमी आईएएस नहीं बन सकता। तो जो इच्छाएं और जो प्रबल इच्छा उठी थी वो वहीं की वहीं पे खत्म। मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, बहुत अच्छी कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी, लेकिन 35 साल ये सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर हम लोग इंसान नहीं बना पाए ठीक से, तो बहुत अच्छा पढ़ाना वो सब साइड पे रह जाना है। इसका मतलब क्या है? और आजकल तो वैसे भी शायद 20 साल पहले तो पुरानी बात थी, आजकल तो वैसे भी ये कहते हैं कि सब कुछ मिलता है जी ऑनलाइन। हम तो इंस्पेक्शंस में भी ऑनलाइन इनॉग्रेट करके आए हैं, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। अर्थात सोर्स की कमी नहीं है। तो वो सोर्स यूज करने वाले जो इंसान हैं, सोर्सेस को किस तरह से यूज करना है, वो किस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है, किस तरह से उसको यूज अपने से ज्यादा अपने देश के लिए करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के निर्माण, वो आपने गांधारी का प्रसंग जरूर सुना होगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास गांधारी पहुंची और वो कहती हैं कि मुझे ये बताओ मेरी गलती क्या है, मुझसे बेहतर चरित्र किसका हो सकता है? भाई सारी उम्र मैं अपने पति के साथ आंखों पर पट्टी बांध के रही क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, इससे ज्यादा। और मुझे क्या देखना पड़ा? मेरे बच्चों की मौत। ये तो कोई न्याय ना हुआ। और जवाब क्या मिलता है कि आपने एक चीज तो बिल्कुल सही कर दी कि जी अपना पति धर्म निभाना था, इसलिए आंखों पे पट्टी बांधी, उनको दिखता नहीं था, आपने भी। लेकिन ये जो बच्चे हैं और जो बड़े हुए दुर्योधन से लेके बाकी सब, इनका ठीक से पालन पोषण करना भी आप ही का काम था। और क्योंकि आंखों में पट्टी बांध ली तो वो काम छूट गया, और क्योंकि वो काम छूट गया तो उसका नेट रिजल्ट ये है जो हमारे सामने आया है। तो जब हम लोग चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वो चरित्र निर्माण अपने घर, अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स, अपना परिवार, यदि हम उनको छोड़ देते हैं तो ये जिस देश के चरित्र निर्माण की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो तब मुश्किल होता है। एक सही डायरेक्शन में सोचना। अब प्रश्न ये आता है कि जी वो सही डायरेक्शन है क्या? वो सही डायरेक्शन किस तरह से? देखिए, हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र या भारत देश, हम सनातन की बात करते हैं। और सनातन के हिसाब से जब हम लोग धर्म के हिसाब से बड़े होते हैं
तो ये बात तो पक्की है कि अगर उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो जिस चरित्र निर्माण की हम लोग व्यक्तिगत और राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। और इसीलिए हमारे यहां पर वो कहते हैं क्या, परिवार से शुरू, कर्तव्य बोध, राइट्स की बात बाद में, और शायद राइट्स की बात तो है ही नहीं, कर्तव्य की बात करिए। और जब हम लोग कर्तव्य की बात करते हैं, समय के साथ शायद चीज़ें कुछ खराब भी हुई। जिसको हमने कहा परिवार, माता पिता बुजुर्ग हो गए तो बच्चे साथ में हैं, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर समय आया जहाँ पे बुजुर्गों को कहा कि जी आप ओल्ड एज होम में रहिए। लेकिन इससे भी ऊपर समय आया जब आप सबने शायद टीवी के अंदर ज़रूर देखा होगा, दिल्ली से परिवार में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। पति की मृत्यु हो गई दिल्ली में, बेटा अमेरिका में था। मृत्यु हो गई तो बेटे को बुलाया। बेटा वहाँ से छुट्टी लेके दिल्ली आया तो माँ से कहा कि माँ अब यहाँ तो कुछ रखा नहीं है, अमेरिका चलो। दिल्ली में जो घर था, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बेचो बेचो और अमेरिका चलो। घर भी बेच दिया, जितने दिन लगे, पैसा लिया, इकट्ठा किया और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। माँ को बिठाया एयरपोर्ट के अंदर कि मैं पता करके आता हूँ कि जहाज़ किस समय कहाँ से। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे जब हो गए तो वो लेडी जो है वो सफाई कर्मचारियों से पूछती है कि जी अमेरिका जाना था और वो मेरा बेटा पता करने गया था। तो उसने पूछा कौन सी फ़्लाइट? फलां फ़्लाइट थी। वो कहते फ़्लाइट तो चली गई, और मेरा बेटा क्या नाम है, ये नाम है, पता किया कि वो तो चला गया। तो बेटे ने क्या किया कि घर दिल्ली का बेचा, पैसा इकट्ठा किया, माँ को वहीं छोड़ा और खुद अमेरिका चला गया। तो इस चीज के लिए तो माँ बाप ने बच्चों को अमेरिका नहीं भेजा था। और हालांकि माफ़ी के साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है हम में से भी बहुतों के बच्चे बाहर हैं, सब कुछ है, लेकिन सारी उम्र हम मान लीजिए हिंदुस्तान में रहे, यहीं पढ़ाई की, यहीं खाया पिया, यहीं दोस्ती की, यहीं बढ़े, यहीं सब कुछ सीखा। सारी की सारी कॉस्ट यहाँ पे लगाई, और जब शायद नौकरी की बारी आई, मतलब वापस रीपे करने की बारी आई, तो हम लोग अमेरिका चले गए, हम लोग कनाडा और फ्रांस, जर्मनी चले गए। तो यहाँ मुझे याद आता है जी, मुकुल कानितकर जी अक्सर स्टेज से कहते होते थे कि भाई मैं हिंदुस्तान से बाहर जाना ही नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जन्म हुआ और यहीं पे रहूंगा। जो इतनी पावन धरती है उसको छोड़कर बाहर जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब क्या है? जिस चरित्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं, जिस सोच को डेवलप करने की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बीच में जब खोट आ जाता है, तब इस तरह की बातें उठती हैं कि जो कुछ आजकल हम शायद कहीं कहीं सुनते हैं या देखते हैं। परिवार अगर टूट रहे हैं तो ये तो संघ की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, हम ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने बीच में भी कहा, क्योंकि टीचर्स हैं, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा हमारा जो दायित्व है वो और भी ज़्यादा बनता है
वो दायित्व बनता है कि जितने साल हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल के अंदर हैं उतने साल उतनी ही जनरेशन्स बनाएं। और यकीन करिए हमारे जो बोल बोले जाते हैं उन बोल के अंदर हमारा चरित्र पूरी तरह झलकता है। और जब कोई मान लीजिए 1:30 बजे अपना रिजल्ट लेने पहुंच गया और हम उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू शाम को 4 बजे आना, ड्रॉर में से सिर्फ खोलने की क्योंकि कष्ट होता है। और इसके बाद जब बच्चा ये कहता है कि जी मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, और फिर जवाब मिलता है कि मैंने कोई तेरे को टेलीग्राम देके तो बुलाया नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ भी नहीं है, कुछ शब्द हैं, वो शब्दों का असर किसी के ऊपर कितना हो सकता है। इसलिए खास तौर पे हम लोग बात करते हैं कि मेरे शब्द मेरे चरित्र को दर्शाते हैं, इसलिए मेरे शब्द बिल्कुल सही होने चाहिए। और मेरी मानसिक स्थिति, मेरी शारीरिक स्थिति मेरे चरित्र को दर्शाती है, इसलिए मेरी हमने देखा ना पीछे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी 3-4 दिनों के अंदर गजाला का नाम या जितने भी हमने देखे कि जी स्पाई हिंदुस्तान के अंदर पकड़े गए, क्या केवल 30,000 रुपए, क्या पाकिस्तान एम्बेसी से 30,000 मिल गए और हमने भारत की जितनी इंफॉर्मेशन थी जो भी हमारे पास हो सकती थी हमने उनको दे दी। तो केवल 30,000 में सब कुछ लुटा दिया और कितनी जिंदगियां दांव पे दे दी। तो क्वेश्चन वो 30,000 का नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से, कब और क्यों, कैसे हम लोग अपने चरित्र को डिगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो चरित्र निर्माण है कहीं ना कहीं तो खोट हुआ है। इसलिए हम लोग टीचर की हैसियत से और भी ज्यादा बात करते हैं स्वदेशी। मतलब मैं अगर राष्ट्र धर्म निभाना चाहता हूं और जब मैं ये कहता हूं कि जी मेरे चरित्र में राष्ट्र चरित्र झलकता है, तो वो तो ये कहता है कि अपना देश, अपनी भाषा, स्वभाषा, उसका इस्तेमाल, अपने साधन। देखा ना कितना अच्छा लगता है जब बार बार हम लोग सुनते थे कि ब्रह्मोस हिंदुस्तान में बनी और वहां पाकिस्तान की ये हालत कर दी, आकाश हिंदुस्तान में बना, ड्रोन्स हिंदुस्तान में बने और उन्होंने हालत कर दी। अपना तो स्वभाषा, अपना पहनावा, अपनी सोच और अपने देश की रिक्वायरमेंट्स या उसकी ज़रूरतों के हिसाब से चलना। और जब हम लोग कहते हैं ना, आज भी पढ़ा होगा ज़रूर कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तान बन गया जी, कल की न्यूज़ थी ये। और जब हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए और कहा जी 2 साल के अंदर हम लोग नंबर 3 पे आ जाएंगे, आज नंबर 4 पे हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय यह है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में उत्पादन किया और उसको इस्तेमाल किया। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर और जोर दिया जाएगा कि हिंदुस्तान का उत्पाद जो है उसको इस्तेमाल किया जाए। और इसका मतलब यह भी है कि अगर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी को अपनाना भी पड़ेगा। और जब स्वदेशी की, तभी देखा है हम लोगों ने, वो चाहे नेम प्लेट्स होती हैं, वो चाहे बार बार कहा जाता है हमें हस्ताक्षर भी हम लोग अगर हिंदी में करें तो बहुत, हालांकि जो बड़ा मुश्किल सा लगता है चेंज ओवर करने में, लेकिन कर्तव्य प्रधान समाज जिसे हम लोग बनाने की कोशिश में हैं, जिसे संघ बनाने की कोशिश में हैं, राष्ट्रवाद जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अपनी संस्कृति और एकता और समरसता, हम लोग हर रोज संघ में शब्द बार बार सुनते हैं, एकता और समरसता। और उसके साथ साथ
ये जो चीज है कि जी राष्ट्र प्रथम, पहले क्या, राष्ट्र, बाद में हम लोग। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसीलिए बंदा सिंह बहादुर ने, और इसीलिए जितने तमाम हमारे पूर्वज जिनकी हमने जीवनियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखी हैं, वो सब के सब राष्ट्र के लिए गए। और हमारा जीवन भी मुझे लग रहा है कि राष्ट्र के प्रति अगर समर्पित होगा तो मुझे लग रहा है वो जो प्रोफेशन के अंदर हम लोग आए हैं शायद उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता आपके चरित्र की बहुत बड़ी पहचान है। आत्मनिर्भरता राष्ट्र के चरित्र की बहुत बड़ी पहचान है। और जब हम लोग बहुत क्विकली बात करते हैं कि संघ की दृष्टि में व्यक्तिगत चरित्र, संघ की दृष्टि में अनुशासन, डिसिप्लिन, और मुझे लग रहा है कि जितना कूट कूट के डिसिप्लिन संघ में और शायद शाखा के माध्यम से और भी ज़्यादा आपका अनुशासन, आपका काम करने का तरीका, वहाँ से हम लोग सीखते हैं। आप यकीन मानिए बहुत पुरानी बात याद आ गई। हम लोग यहीं कैंपस में ही रहते थे और तब राकेश जी सहगल होते थे जी हमारे मुख्य शिक्षक। अब वो राकेश जी, मुझे अभी भी याद आया कि जिस तरह से वो गण लेते थे, जिस तरह से उन्होंने शाखा समय से लगानी और ख़त्म करनी और जो कुछ भी है, बाद में कई कई सालों के बाद रिफ्लेक्ट जब कोशिश करते हैं सोचने की कि यार ये फलां चीज़ क्यों हो रही, तब लगता है वो उस समय पे सीखी थी शायद। कितने सालों के बाद उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ईमानदारी और नैतिकता, बगैर ऑनेस्टी के, बगैर नैतिकता के ये चरित्र निर्माण। और फिर सेवा भाव, हमने कहा देखिए सेवा भाव अगर नहीं है तो यकीन मान लीजिए जितना मर्जी हम लोग एज अ पर्सन अच्छे हो जाएं, वो सेवा भाव के बगैर बिल्कुल खत्म है। और राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्तव्य, वो चाहे अपनी फैमिली के प्रति और चाहे अकेले एक परिवार में एक आदमी साधु बन के अगर बैठ जाता है और केवल मान लीजिए हिमालय के अंदर एक अकेला केवल, और सारी उम्र वहाँ निकाल दी, उससे कहीं बेहतर है वो इंसान जो अपने घर के अंदर परिवार में काम करता है, परिवार के लिए और बाकियों के लिए कमाता है। या वो साधु संत महात्मा जो लोगों के बीच में रहकर अपनी वाणी से उनकी जिंदगियों को संवारते हैं, कहीं बेहतर। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, संघ की दृष्टि बिल्कुल साफ है। और इस दृष्टि में ये जो आपका मानसिक, हम बार बार स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपका एटीट्यूड, यकीन मानिए फिजिकली किसी को प्रॉब्लम हो जाए, एलिमेंट हो जाए, तो सफ़र कौन करता है? वो व्यक्ति। लेकिन मेंटल एलिमेंट अगर किसी को हो जाती है तो सफ़र वो व्यक्ति करता है, उसका पूरा परिवार करता है। और शायद जहां जहां वो व्यक्ति जाता है, जो भी उससे मिलते जुलते हैं, सब लोग सफ़र करते हैं। संयम हम सब लोग जानते हैं, ये जो लालच, ये जो घृणा, अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, इससे दूर। और जब हम संघ की दृष्टि की बात करते हैं राष्ट्रीय चरित्र में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद, वो कहते हैं कि दो बच्चे, पर पिछले एक जो 10 साल का दशक रहा है उसमें चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में बहुत बदली हैं कि दो बच्चे ट्रेन में जापान के अंदर
जा रहे थे और एक हिंदुस्तानी भी उसी ट्रेन में बैठा हुआ था। बच्चे लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं ट्रेन के अंदर। तो उसने पूछा क्या हुआ, बच्चे क्यों लड़ रहे हैं इतने। वो कहता जी, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जापान के अंदर ये कह दिया कि तू पेट्रोइट नहीं है, और वहां मरने मारने की स्थिति आ गई। 10 साल पहले आप यकीन मानिए हमारे यहां भी यही कुछ शायद काफी हद तक होता था। पिछले 10 साल में स्थितियां इंप्रूव हुई हैं। तो वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट, और एकता, समरसता, कोई पंथ, कोई भाषा, कोई क्षेत्र, कोई किसी तरह के सोच विचार वाला व्यक्ति, कुछ भी, लेकिन जब विपत्ति आई तो सब लोग इकट्ठे। और कर्तव्य, वो मैं, मेरा परिवार, मेरा देश इसलिए आवश्यक है कि हम सब लोग उस संघ शक्ति का विकास करें। संगठित जब लोग होते हैं, उनको बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि जी क्या एक लकड़ी को आप तोड़ देते हो, जब लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं वो तोड़ने, तब हमें समझ में नहीं आती थी क्या चीज़ है ये। आज समझ आती है। राष्ट्र सबसे पहले, सब कुछ बाद में। मेरा हित, मेरा अहित, मेरा परिवार का हित या अहित, या मेरे गांव का, और राष्ट्रीय गौरव, वो अहिल्याबाई होलकर, हम सब ने पिछले पूरा साल भर बड़ा नाम सुना, और इतना अच्छा लगा। जिसको हम लोग जानते नहीं थे, पता नहीं था, हिस्ट्री में भी शायद कहीं पे नाम था कि नहीं था, उस राष्ट्र गौरव के जितने भी पात्र रहे। कहते हैं अहिल्याबाई होलकर जब रानी थी, उसका जो बेटा था थोड़ा उद्दंड किस्म का था, और वो अपने रथ में जा रहा था तो सामने एक गाय का बछड़ा आ गया, और उसने अपना रथ रोका नहीं, वो बछड़े के ऊपर चढ़ा दिया। और जब बछड़े के ऊपर चढ़ा दिया तो बछड़ा जो है वहीं पे, और जो गाय थी वो देखती रही, वहां पे बिलखती रही। लोग इकट्ठे हो गए, फरियाद लेके रानी के पास पहुंच गए, अहिल्याबाई होलकर के पास, कि जी आपके बेटे ने इस तरह से बछड़े को मार दिया। अहिल्याबाई होलकर कहते हैं बहुत दुखी, और उसने उसी क्षण सबके सामने कहा कि मेरा बेटा हो, कोई भी हो, इसको बछड़े के मारने की वजह से मृत्यु दंड दिया जाता है। गांव वालों ने कहते बहुत रोका कि जी इस चीज के लिए मृत्यु दंड नहीं बनता। कहते कि नहीं, गाय का बछड़ा मारा है तो मृत्यु दंड तो मिलेगा। कैसे हाथी से अपने बच्चे को कहा गया कि इसको कुचल दो। फिर जिस दिन ये कुछ होना था, गांव वाले फिर दौड़ कर आए अहिल्याबाई होलकर के पास कि रानी साहिबा हम क्या करें। हाथी आया उस आपके बेटे को कुचलने के लिए, लेकिन वो जो बछड़ा जिसको मारा था आपके बेटे ने, उस बछड़े की मां जो गाय थी, वो हाथी और आपके बेटे के बीच में आके खड़ी हो गई कि नहीं मारने देना। हमने कहते पूरी कोशिश कर ली उस गाय को हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटी, कि इस लड़के को नहीं मारने देना, क्योंकि जब बच्चा जाता है मां के दिल में कितना दर्द होता है वो मैं समझती हूं। इसलिए गाय वहां से हटी नहीं कि उसी तरह का दर्द जो है अहिल्याबाई होलकर को होगा, जो नहीं देना चाहिए। ये जितने पात्र हमारे हिस्ट्री के अंदर रहे, उनके ऊपर गौरव करना। और जब हम लोग ये मानते हैं संघ क्या सोचता है, व्यक्तियों के चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र का चरित्र मजबूत होता है।
संघ की शाखाएं इसलिए व्यक्तिगत निर्माण पर जोर देती हैं क्योंकि संघ मानता है कि चरित्रवान नागरिक हो सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र तभी महान बनेगा जब हर नागरिक अपने भीतर राष्ट्र को जीवित रखेगा, विचार में, व्यवहार में और चरित्र में। आज के मासिक बौद्धिक वर्ग नाल अगर किसी भी कोई जिज्ञासा है या सवाल है तो प्रोफेसर संजय कौशिक जी भी पूछ सकते हैं। सर ने अहिल्या भाई बोलकर जिक्र किया, मैंने वो काफी उसके सीरियल है वो काफी देखा। एक अपने अंदर जो पिताजी थे, मैं उनके ऊपर जिक्र करना चाहता हूँ। जो राजा थे अहिल्या भाई होलकर के जो ससुर थे, उनके अंदर कितना ज्ञान था कि उनको पता था कि मेरे बेटे में क्या कमी है। उन्होंने कैसे वो एक साधारण आदमी के घर जाकर के उस बच्ची के अंदर वो देखा कि इसके अंदर क्या ज्ञान है, ये बड़ी होकर के कितनी ज्ञानवान बन सकती है और कैसे ये देश को भी संभाल सकती है। तो इस तरह का बोध होना कि मतलब कि हमारे अंदर क्या कमी है, और वो राष्ट्र को अगर जरूरत पड़ी तो अहिल्या भाई होलकर ने उस राष्ट्र को भी संभाला और उसको बड़े बच्चे की कमियां पता थी। इस तरह का बोध होना कि हमारे अंदर कमी क्या है, ये बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, कि आज हमारे अंदर कमी क्या चीज है। मतलब अगर उसने वो कमी, तभी उसने अहिल्या, कितना विरोध हुआ उसका कि आप क्या कर रहे हो, ये राजा का घर है, तुम एक और साधारण लड़की को लेकर के आ रहे हो यहाँ पर, इसको क्या पता लगेगा यहाँ के रीति रिवाज का। तो इस तरह की चीजों पर मैं बड़ा अच्छा मतलब कि हमारे समाज इतना वो पता लगता है कि हमारा जो लिटरेचर है वो कितना ज्यादा सशक्त है चीजों के अंदर। मैं इसके बारे में देखिए, और भी उस समय पे तो लड़कियों को राजपाट देना बहुत ही मुश्किल था, वह ना के बराबर पॉसिबल ही नहीं था। सती प्रथा को और सती प्रथा, और उसके बाद भी जब अहिल्याबाई होलकर के जो पति थे वो कहते हैं म्यूजिक में बड़ी रुचि लेते थे, तो वो तो जब कहीं अंदर बैठे होते तो अपने म्यूजिक के साथ ही वहां पे भी खेलते रहते थे। तो अहिल्याबाई होलकर के जो ससुर थे उनको लगा कि नहीं, ये अहिल्याबाई जब वहां पे आती थी और देखती थी या अपनी कोई बात कहती थी कि इसके अंदर रानी बनने के पूरे गुण हैं, लोगों के और परिवार के विरोध के बाद भी उनको वो गद्दी मिली। और इस तरह से अहिल्याबाई होलकर, अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह के चरित्र और किस तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बिताई। जी प्लीज सर, जैसे आपका विषय है आज का राष्ट्रीय चरित्र एवं व्यक्तिगत चरित्र, जी, आपसे जो हमने सुना कि जैसे कैसे राष्ट्र का निर्माण विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको विषय को अगर हम व्यक्तिगत चरित्र अच्छा हो तो राष्ट्रीय का चरित्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको जैसे एक है राष्ट्रीय सेवा योजना में भी लक्ष्य गीत होते हैं, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। व्यक्तिगत चरित्र अच्छा है तो राष्ट्रीय चरित्र अच्छा हो, तो ऐसा हम विषय बनाते। बिल्कुल सही है। तभी हमने वो बात की कि व्यक्तियों का समूह जो है अल्टीमेटली वही राष्ट्र में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारा राष्ट्र होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मैं सचिन जी में बेनती करूंगा कि आके शांति मन करिए और मंच पे। सभी अपनी कमर सीधे करके बैठेंगे।
आधी पंक्ति के बाद सामूहिक दोहराएंगे। नानक ना